तो सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ चैप्टर नंबर 2 फोर्थ सेमेस्टर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। Sources of international law are the materials and processes out of which the rules and principles regulating the international personalities are developed। तो कह रहा है कि sources of international laws law जो है वो materials हैं या processes हैं जिनसे जो इंटरनेशनल लॉ के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं वो डेवलप किए जाते हैं। रूल्स आर एक्सट्रैक्टेड एंड एनालाइज फ्रॉम द सोर्सेज। जो इंटरनेशनल लॉ के रूल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, एनालाइज किए जाते हैं इन सोर्सेज से। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस एंड ओपेनहाइम देयर इज ओनली वन सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, द कंसेंट ऑफ नेशन। तो जब हम ओपेनहाइम और लॉरेंस की बात करते हैं, दे आर द स्कॉलर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो ये कहते हैं कि सारे जितने भी सोर्सेज हैं वो तो है इंटरनेशनल लॉ के, लेकिन एक मेन सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का, वो है कंसेंट ऑफ नेशन। जब तक स्टेट्स जो है वो अबाइड बाय नहीं करती इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन के, तो उनकी एग्जिस्टेंस नहीं। अगर वो कंसेंट के साथ मानते हैं तो इंटरनेशनल लॉज जो हैं उनकी एक्सेप्टेंसेस हैं और सोर्सेज भी हैं। बट बरेली considers customs and reasons are the main sources of international law। सेकंड जो है वो जो स्कॉलर है वो कस्टम्स और रीजंस को जो है मेन सोर्स कहता है। आ जाए इंट्रोडक्शन पे। दूसरा, आर्टिकल 38(1) of the Statute of International Court of Justice is widely recognized as the most authoritative statement as to source of international law। तो जो ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आर्टिकल 38(1) है वो उसकी जो स्टेटमेंट होती है उसको रिकग्नाइज किया जाता है मेन सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो आर्टिकल 38(1) एंड 2 ने जो सोर्सेज हैं इंटरनेशनल लॉज के वो बताए हैं। तो ये 5 सोर्सेज हैं इंटरनेशनल लॉज के जिनसे जो है इंटरनेशनल लॉज रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जो हैं एक्सट्रैक्ट होते हैं। इनमें से 2 जो हैं वो डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैं, जैसे नंबर 1 इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड नंबर 2 इंटरनेशनल कस्टम्स। दीज आर द डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और बाकी 3 जो हैं वो सब्सिडरी हैं, जो इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉज हैं। तो the law applicable in ICJ section 38(1) and 2 on the basis of article 38 of ICJ statute, 5 distinct sources can be identified। तो ICJ का आर्टिकल 31 और 32 और 38 का सेक्शन 1 एंड 2, आर्टिकल 38 ICJ का वो उसने 5 सोर्सेज बताए हैं। 2 तो हैं डायरेक्ट सोर्सेज और 3 जो हैं वो इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ के, जहां से हमें इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रिंसिपल्स मिलते हैं। अब आ जाए नंबर 1, पहला जो सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का, जिसको हम डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉज कहते हैं, वो है इंटरनेशनल ट्रीटीज, या आप ट्रीटी बोल दें। ट्रीटीज जो स्टेट्स के दरमियान होती हैं, ट्रीटीज मुहाइदे, पैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, कन्वेंशंस। तो ये पहला सोर्स है इंटरनेशनल। पहला तो बेसिकली अगर हम सीक्वेंस से देखें तो वो इंटरनेशनल कस्टम्स हैं, लेकिन ये जो ट्रीटीज हैं ये वेल कोडिफाइड और रिटन डाउन होती हैं। आज के ज़माने के हिसाब से हम पहले नंबर पे ट्रीटीज जो है वो रखी हैं। तो पहला सोर्स ट्रीटीज आर नोन बाय अ वैरायटी ऑफ टर्म्स like conventions, agreements, pacts, journal acts, charters, statutes, declaration and covenants। तो जो ये सारे जितने भी मैंने नाम लिए हैं इनको सबको ट्रीटीज बोलते हैं। The creation of written agreements whereby the states participating bind themselves legally to act in a particular way or to set up a particular relations between themselves। तो यहाँ पे एक्यूरेट डेफिनेशन आ गई है ट्रीटीज की या इंटरनेशनल ट्रीटीज की
कि जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं वो क्रिएट करती हैं रिटन एग्रीमेंट्स। रिटन एग्रीमेंट्स, पिछले ज़माने में रिटन एग्रीमेंट्स नहीं होते थे, कस्टम्स होते थे, नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस होती थी। नॉर्म्स और प्रैक्टिस और कस्टम से बाद में जो जब इंटरनेशनल लॉ जो है वो कोडिफाई हुआ, रिटन डाउन हुआ, सैंक्शंस तो ये सारा कुछ बना, तो उनमें से जो रिटन एग्रीमेंट्स स्टेट्स जो हैं अपने बीच में जो हैं जो जो ताल्लुकात रखती हैं या जो पैक्ट्स और डीलिंग्स करती हैं, चाहे वो इकोनॉमिक पैक्ट्स हों, चाहे वो सोशल हों, पॉलिटिकल हों, जो भी पैक्ट्स करती हैं किसी भी इशू के हवाले से, उनको ट्रीटीज कहा जाता है। तो इसीलिए ये ट्रीटीज जो हैं फिर वो स्टेट्स अपने ताल्लुकात में अबाइड बाय भी करती है और बाइंडिंग भी होते हैं। ईरान और यूएसए न्यूक्लियर डील, पाकिस्तान का ताशकंद जो है वो ट्रीटी, दुनिया में पता नहीं कितने हैं, हम नाम ले लें, सारे जो हैं वो ट्रीटीज हैं। लेकिन जब ट्रीटीज बनती हैं, चाहे वो पास्ट ट्रीटीज हों, तो वो फ्यूचर वाले के लिए गाइडेंस बनती हैं। और वो जितनी भी ट्रीटीज, जब से ये इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन 16th सेंचुरी से बनते आ रहे हैं, और ह्यूगो ग्रोशियस जो है एज अ फादर कंसिडर होता है इंटरनेशनल लॉ का, तो ये पास्ट वाली ट्रीटीज हों, प्रेजेंट वाली हों, तो वो फ्यूचर पे जो है वो रिफ्लेक्ट करती हैं। लोग जो हैं अपने डिसीशंस में वो ये सारा कुछ पास्ट वाली ट्रीटीज को देख के बाद में जो है वो रूल्स से रेगुलेशन बनाते हैं। तो ये जो ट्रीटीज हैं जब बनती हैं तो वो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बन जाती हैं। तो इसीलिए इनको डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है वो कहा जाता है कि इन ट्रीटीज से इंटरनेशनल लॉ जो है वो बनते हैं, निकलते हैं, और ये सोर्स बनते हैं इंटरनेशनल लॉ के। अच्छा, टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज, जो ट्रीटीज होती हैं वो दो तरह की होती हैं। नंबर वन, लॉ मेकिंग ट्रीटीज, और दूसरा ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स। ये दो तरह की ट्रीटीज होती हैं। एक वो ट्रीटीज जो कवानीन बनाती हैं, जो इंटरनेशनल लॉज बनाती हैं, जो डायरेक्ट सोर्स होती हैं इंटरनेशनल लॉ का, तो उनको लॉ मेकिंग ट्रीटीज कहते हैं। और दूसरा है ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स। ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स ये है कि दो मुल्कों के दरमियान, तीन मुल्कों के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, तो वो ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन वो भी सोर्सेज होते हैं इंटरनेशनल लॉ के। तो नंबर वन है लॉ मेकिंग ट्रीटीज, जो कवानीन बनाती हैं। अब नाम से ही लॉ मेकिंग ट्रीटीज मतलब वो ट्रीटीज जो कवानीन बनाती हैं। तो इट इज कंडक्टेड बिटवीन मेनी स्टेट्स एंड क्रिएट जनरल रूल्स बाइंडिंग द स्टेट्स। तो लॉ मेकिंग ट्रीटीज जो है ये बहुत सारी स्टेट्स के दरमियान जो है वो कंडक्ट की जाती हैं, और ये जनरल रूल्स जो है वो बनाती हैं, और स्टेट्स के ऊपर जो है वो बाइंडिंग हो जाती हैं। Law making treaties or conventions are the main source of international law since the basis of international law is consent. तो जो कह रहे हैं कि लॉ मेकिंग ट्रीटीज हों या कन्वेंशंस हों, वो मेन सोर्सेज हैं इंटरनेशनल लॉ के। लेकिन जो मेन बेसिस है इंटरनेशनल लॉ का वो है कंसेंट। जब तक स्टेट्स को अपना कंसेंट नहीं देती और अब उनको उन ट्रीटीज या उन रूल्स एंड रेगुलेशन को अबाइड बाय नहीं करती, तो इंटरनेशनल लॉ की एग्जिस्टेंस नहीं है। तो लॉ मेकिंग ट्रीटीज आर दी डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। एग्जांपल, अगर हम कुछ ट्रीटीज के एग्जांपल दें, जैसे द हेग कन्वेंशंस ऑफ 1899 एंड 1907 ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड न्यूट्रलिटी। अच्छा, ये हेग कन्वेंशंस 1899 और 907 में हुए थे, जो इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा हैं, अभी भी पढ़ाए जाते हैं, किताबों में लिखे हुए हैं, आईसीजी के बुक्स में हैं। इंटरनेशनल लॉ के जितने भी कवानीन हैं तो ये हेग कन्वेंशंस लिखे हुए हैं। तो बेसिकली ये जो कन्वेंशंस थे ऑन लॉ ऑफ वॉर एंड न्यूट्रलिटी, के वॉर के कवानीन कौन से होने चाहिए, और जो स्टेट्स वॉर के दरमियान न्यूट्रल रहना चाहती हैं तो उनके भी कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। तो ये भी ट्रीटीज हैं, लेकिन लॉ मेकिंग ट्रीटीज हैं जो कवानीन बनाती हैं। अब बी दूसरा है द जनीवा प्रोटोकॉल ऑफ 1925 ऑन द प्रोहिबिटेड वेपन्स। तो सेकंड ट्रीटी जो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती हैं वो है जनीवा प्रोटोकॉल, 1925 में बनाई। और ये इसमें जो है
वो कौन से वेपन्स जो हैं, हथियार जो हैं वो प्रोहिबिटेड हैं ड्यूरिंग वॉर। तो वो सारा कुछ वो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में लिखा हुआ है जेनीवा प्रोटोकॉल्स में। और सी है द जेनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948। तो ये 1948 में जैसे ही यूएन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स 10 दिसंबर 1948 को हुआ, तो उसके ही नीचे जनरल असेंबली, यूएन के जनरल असेंबली में एक जेनोसाइड कन्वेंशन हुआ। जेनोसाइड कन्वेंशन इसलिए हुआ कि एक प्रॉपर डेफिनेशन आ जाए। इससे पहले लोग जो है कंफ्यूज हो रहे थे कि हम किस अमल को जो है वो जेनोसाइड बोलें। तो इस करने में कन्वेंशन ये हुआ, और इस कन्वेंशन ने एक प्रॉपर जो है वो जेनोसाइड की डेफिनेशन दी कि किसी मिनॉरिटी को, किस कम्युनिटी को रिलीजन के बेस पे, रेशल डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे, अपना नेशनलिज्म के बेस पे, इथनिसिटी के बेस पे टॉर्चर किया जाए, किलिंग की जाए इनडिस्क्रिमिनेट, या उनको मेंटल टॉर्चर किया जाए। तो ये जेनोसाइड की उस डेफिनेशन में ये सारी डेफिनेशंस आती हैं जो 1948 में हुआ कन्वेंशन। तो ये सारी जो हैं जितनी भी इधर मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, दीज आर द लॉ मेकिंग ट्रीटीज। ये इंटरनेशनल कवानीन बने हुए हैं, और ये ट्रीटीज मतलब कॉन्सेंट, स्टेट्स ने इनको सिग्नेचर किया है, अपना कॉन्सेंट दिया है, तो ये ट्रीटीज बन गई हैं। दूसरा टाइप होता है ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स। अब कॉन्ट्रैक्ट्स मींस डीलिंग्स, नाम से ही कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब दो स्टेट्स के दरमियान, तीन स्टेट्स के दरमियान। जैसे यूएस और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर डील हुई तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। तो इसी तरह बहुत सारी स्टेट्स डेली बेसिस पे जो है वो पैक्ट्स करती हैं, डीलिंग्स करती हैं, और ऑटोमेटिकली जो है जो उन 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 कॉन्ट्रैक्ट्स में जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो इंटरनेशनल लॉज का हिस्सा बन जाते हैं। तो पढ़ते हैं, डील्स विथ स्पेशल मैटर्स बिटवीन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स ओनली एग्जांपल इंडो नेपाल ट्रीटी ऑन द ट्रेड एंड ट्रांजिट, इंडो नेपाल ट्रीटी ऑन पीस एंड फ्रेंडशिप। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इंडिया और नेपाल के दरमियान जो ट्रीटीज हैं, या जो ट्रेड और ट्रांजिट के हवाले से, पीस एंड फ्रेंडशिप के हवाले से जितनी भी ट्रीटीज हैं, तो उनको ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो इंडिया और नेपाल के दरमियान क्या है? इंडिया और नेपाल के दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट है कि नेपाल को चलाएगा इंडिया पूरा, लेकिन इसकी कुछ इदारे होंगे जो इसके अपने होंगे, बाकी इसकी फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन इकोनॉमी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसकी सिक्योरिटी इंश्योर करना, ये सारा कुछ इंडिया देखेगा। तो इनके दरमियान ये जो है कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये भी फिर एक एग्जाम्पल बन जाता है इंटरनेशनल लॉ में। क्रिएट पर्टिकुलर लॉ बिटवीन द सिग्नेटरीज। तो ये दो स्टेट्स हैं, अगर सिग्नेटरीज हैं तो ये दोनों जो है फिर ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। बट इट आल्सो सोर्स ऑफ यूनिवर्सल रूल। तो ये जो है वो एक इंटरनेशनल लॉ बन जाता है, तो इसलिए इसको यूनिवर्सल रूल कहते हैं। कि अगर सपोज करो आज इंडिया और नेपाल के दरमियान ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो कल कोई दो स्टेट्स और आपस में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करें, तो इसका एग्जाम्पल लेके या इसके जो कवानीन लिखे हुए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, वो अडॉप्ट कर सकती है। तो इसलिए इनको डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। दूसरे एग्जांपल्स हैं नीचे, ब्रांड एंड क्लॉक पैक्ट 1928, a treaty for the renunciation of war between US and France, becomes so attractive that other states also subscribes to its principles of non-use of force. So if more and more states consent to the rule of treaty contract, universal rule is established. अच्छा, ब्रांड एंड केलॉग पैक्ट, ये दो फॉरेन मिनिस्टर थे, ब्रांड एंड केलॉग। एक अमेरिका का था, दूसरा फ्रांस का। तो इनके दरमियान 1928 में एक ट्रीटी हुई थी कि वॉर को इन्होंने आपस में कैसे जो है वो रिनाउंस किया, ख़त्म किया, फ्रांस और यूएसए ने। तो ये इन जो टर्म्स और कंडीशन इनके पैक्ट में या कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए थे, तो ये एग्जाम्पल है
उन स्टेट्स के लिए जो पीस क्रिएट करना चाहते हैं और वॉर को जो है वो डिनाई करना या इग्नोर करना चाहती हैं। तो इस हवाले से ये जो ब्रांड एंड क्लॉक पैक्ट है, ये एक हिस्सा है इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन का। तो इसलिए ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स को भी डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है वो माना जाता है। तो इंटरनेशनल ट्रीटीज जो है, नंबर वन आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और दूसरा डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है वो इंटरनेशनल कस्टम्स है। तो जैसे मैंने बताया कि जो कस्टम्स कस्टम्स का मतलब होता है प्रैक्टिसेस, हैबिट्स, पास्ट हैबिट्स। बेसिकली जो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन सारे निकले हुए हैं वो इंटरनेशनल कस्टम से निकले हुए हैं। क्योंकि होगो ग्रोशियस ने जब तक ये इंटरनेशनल लॉज नहीं बनाए हुए थे, उससे पहले स्टेट जो है या जो रिलीजन को जो है वो बेस बना लेती थी या कोई कसम खा लेती थी। ऐसे कोई रिटन डाउन एग्रीमेंट्स नहीं होते थे। तो तो उससे पहले जो है स्टेट जो है अपने रिलेशनशिप में कुछ प्रैक्टिसेस करती थी, कुछ हैबिट्स होती थी, और उस हिसाब से जो है स्टेट्स के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप जो है वो चलते आ रहे थे। The Article 38 1 of the Statute of International Court of Justice recognizes international customs as a source of international law। तो 31 आर्टिकल जो है आईसीजे के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि इंटरनेशनल कस्टम्स जो हैं वो भी सोर्सेज है, डायरेक्ट सोर्सेज है इंटरनेशनल लॉ के। द आईसीजे स्टैच्यू refers to international customs as evidence of general practices accepted as law। तो आईसीजे का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या स्टैच्यू है वो इंटरनेशनल कस्टम्स को एक्सेप्ट करता है और यही बोलता है कि ये एक एविडेंस है जो स्टेट जो है अपने रिलेशनशिप में प्रैक्टिस करती आई हुई हैं, करती हैं, और ये कवानीन जो है वो बन गए हैं। तो ये एक बड़ा एविडेंस है इंटरनेशनल लॉ का, सोर्सेस का। तो नीचे है ब्रेयरली रिमार्क्स दैट व्हाट इज sought what is sought for is a general recognition among states of a certain practices as obligatory। तो इसने कस्टम्स की डेफिनेशन दी इंटरनेशनल कस्टम्स की कि वो चीज़ जो स्टेट्स अपने ताल्लुकात में रिकग्नाइज करती हैं और उससे प्रैक्टिस करती हैं और अपने ऊपर ऑब्लिगेटरी समझती हैं, तो उनको इंटरनेशनल कस्टम्स बोला जाता है। द इंटरनेशनल कम्युनिटी वॉल्स इट आफ्टर लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस अचीव्ड रिकग्निशन। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जब से ये ह्यूमन हिस्ट्री शुरू हुई है, तब से जो प्रैक्टिसेस, तब से जो नाम्स और अपने ताल्लुकात में जो चीज़ें प्रैक्टिस करते आए हैं, और अब उन्होंने शेप लिया इंटरनेशनल लॉ का, तो अब उनको जो है जाके रिकग्निशन मिली है उन कस्टम्स को एज अ लॉ या इंटरनेशनल लॉ। अ कस्टम इन द intendment of law is such a usage as hath obtained the force of law। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ये ज़रूर समझिएगा। कह रहा है कि जो कस्टम्स हैं, कस्टम्स मीन्स हैबिट्स और प्रैक्टिसेस जो इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल सोसाइटी में चलते आ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो कस्टम्स हैं बेसिकली वो तब रूल्स एंड रेगुलेशन बने जब उनकी यूजेज हुई। कस्टम्स की जब यूजेज होती है तो उसके बाद प्रैक्टिस होती है। जब वो प्रैक्टिस बार बार रिपीट होती है तो वो इंटरनेशनल लॉज बन जाते हैं या लॉ कवानीन बन जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है कस्टम्स का टूवर्ड्स इंटरनेशनल लॉ के। कस्टम्स जो हैं पहले उनकी यूजेज होती है, यूजेज के बाद उनके प्रैक्टिसेस होती है, और वो प्रैक्टिसेस रिपीटेड प्रैक्टिस हो, जब वो रिपीटेड प्रैक्टिस हो जाती है तो वो उनको कवानीन माना जाता है। अच्छा, अब उसी पे सेकंड सोर्स पे हम कस्टमरी इंटरनेशनल कस्टम्स पे या कस्टमरी रूल्स एंड रेगुलेशन पे। तो दूसरा पॉइंट है हमारा, कस्टमरी रूल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम यूजेज ऑफ प्रैक्टिसेस व्हिच हैव बीन इन्वॉल्वड इन थ्री सेट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कस्टमरी रूल्स पहले यूजेज बनती है, उसके बाद प्रैक्टिस होती है। जब रिपीटेड प्रैक्टिस होती है तो वो इंटरनेशनल कवानीन बन जाते हैं।
तो उनमें से 3 चीजें या 3 सेट्स ऑफ सर्कमटेंसेस होते हैं जो कस्टम्स जो हैं वो ट्रीटीज बनती है या इंटरनेशनल लॉज बनती हैं। तो नंबर 1 है डिप्लोमेटिक रेगुलेशंस बिटवीन द स्टेट्स। तो अब ये जो डिप्लोमेटिक रेगुलेशन बिटवीन द स्टेट्स है ना, ये भी सदियों से पुरानी है, वो ग्रीक और रोमन एम्पायर से चलती आ रही। लेकिन उनके जमाने में ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस या डिप्लोमेट्स को भेजना, सेंड करना, रिसीव करना, ये जस्ट प्रैक्टिस थी, जस्ट कस्टम था, जस्ट यूजेज थी, कोई कवानीन नहीं थे। लेकिन आज वो इंटरनेशनल कवानीन हैं, इंटरनेशनल लॉज हैं। तो देर आर द एक्ट्स आर डिक्लेरेशन बाय द स्टेटमेंट्स opinion of legal advisor to state governments, bilateral treaties, now press releases or official statement by government spokesman may all constitute evidence of usage followed by the states। तो कह रहा है कि आज जितनी भी चीजें हैं, जैसे जो स्टेट्समैन होते हैं उनके डिक्लेरेशन है या ओपिनियन ऑफ लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट है, बायलैटरल ट्रीटीज हैं या प्रेस रिलीजेस हैं, ये जितनी भी ये प्रैक्टिसेस हैं, बेसिकली ये यूजेज हैं, एविडेंस ऑफ यूजेज हैं। ये पास्ट जो रोमन एम्पायर है, ग्रीक एम्पायर है, वहां से चलते आ रहे हैं। जब वो चलते चलते यूजेज जो है वो प्रैक्टिस बनी, फिर वो उन्होंने जो है इंटरनेशनल लॉ जब बना तो इंटरनेशनल लॉ में कस्टम्स जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गए। सेकंड है प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गन्स। तो conduct a declaration of international organization such as International Labour Organization, who has power to regulate internationally the conditions of labor of persons employed in an international disputes, and UN are the good examples of the practice of international organs या ऑर्गेनाइजेशंस। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ILO है, WHO है, या मेन जो है वो UN है। तो इनके जो प्रैक्टिसेस हैं, जिन चीज़ों के बारे में जो एजेंसीज जो हैं वो काम करती हैं, वो सारे इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत करती हैं। तो वो सोर्स बन जाती हैं इंटरनेशनल लॉज के। थर्ड इज स्टेट लॉज, डिसीजन ऑफ स्टेट कोर्ट्स एंड स्टेट मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस। तो तीसरा जो है वो कस्टम्स की बात करें, जो आज वो इंटरनेशनल कवानीन बन चुके हैं, तो वो स्टेट लॉज हैं, डिसीजन ऑफ स्टेट कोर्ट्स हैं या मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस हैं जो चलती आ रही हैं सदियों से। लेकिन अब वो जो है वो कवानीन बन गए हैं। A British vessel Scotia was collided in mid-ocean with the American vessel Berkshire, which was not carrying the lights required by the new law. As a result, the Berkshire sank, and it was questioned that whether the old law of Britain or new customary rules should be decided the matter, or international law evolved through the widespread adoption of British regulation. It was held that new law would govern the dispute. तो ये एक डिस्प्यूट हुआ अमेरिकन वेसल और ब्रिटिश वेसल के दरमियान, कश्ती जो इंटरनेशनल ओशंस में चलती हैं। तो ब्रिटिश वेसल जो स्कोशिया थी वो अमेरिकन वेसल ब्रकशायर से कोलाइड हुई। कोलिजन के रिजल्ट में जो अमेरिकन वेसल थी वो डूब गई। तो उस हिसाब से फिर सवाल उठा कि बर्तानिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उस हिसाब से जो है वो केस जो है वो पुट अप होगा या न्यू लॉज जो है इवॉल्व होंगे। तो डिसाइड हुआ कि न्यू लॉज जो हैं वो इवॉल्व हुए, और इसी तरह जो है वो डिस्प्यूट, वो केस सुना गया और उस केस का जो है वो हल किया गया। तो यहाँ पे बात ये होती है कि ये एग्जाम्पल जो है वो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन में पढ़ाया जाता है। अब फ्यूचर में अगर किन दो कंट्रीज के दरमियान वेसल का इश्यू हो जाए या उनमें कोलिजन हो जाए, तो ये वाला केस जो है, ये केस जो है एज ए एग्जाम्पल जो है वहां पे वो डिसाइड हो सकता है। तो ये भी जो है वो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन का हिस्सा बन गए हैं। अच्छा, एलिमेंट्स फॉर मेकिंग कस्टम्स एज इंटरनेशनल लॉ। तो वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो इंटरनेशनल कस्टम्स जो हैं वो इंटरनेशनल लॉज बन जाती हैं। नंबर 1, ड्यूरेशन ऑफ स्टेट प्रैक्टिसेस, के वो
स्टेट जो है वो कब तक उन कवानीन को या कस्टम्स को प्रैक्टिस करती आ रही है, अगर वो प्रैक्टिस सदियों पुरानी है तो ऑटोमेटिकली वो इंटरनेशनल कवानीन बन जाते हैं। सेकंड, यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन प्रैक्टिस, और उस प्रैक्टिस में कितनी यूनिफॉर्मिटी और वो कांस्टेंट है, क्या वो जब इतने अरसे से वो चलते आ रहे हैं प्रैक्टिसेस, क्या बीच में वो चेंज हो गई या वही चलती आ रही है? अगर वही चलती आ रही हैं तो वो इंटरनेशनल लॉज का रूप ले लेंगी इसी 21st सेंचुरी में। अगर वो कहीं पे ब्रेक डाउन हो गई और प्रैक्टिस इनकी होना खत्म हो गई तो वो इंटरनेशनल जो लॉज में जो है वो ट्रांसफॉर्म नहीं होंगी। थर्ड इज जर्नलिटी इन प्रैक्टिस, अगर वो कस्टम्स जो हैं वो जर्नल हैं, सपोज करें आज 2 स्टेट्स अडॉप्ट किए, फिर कल 3, 4, 5, 6, तो इसी तरह जो है जितनी भी स्टेट्स हैं उन प्रैक्टिसेस को जो है, उन कस्टम्स को जो है वो प्रैक्टिस कर रही हैं, यूज कर रही हैं और वो जर्नल बन गई हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो है एक्सेप्टेड हो जाएंगी कि वो इंटरनेशनल लॉज हैं। और फोर्थ है ओपिनियो जुरिस। ओपिनियो जुरिस का मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ प्रैक्टिस एज लॉ। तो कस्टम्स जो हैं बेसिकली प्रैक्टिस हैं, और अगर वो स्टेट्स प्रैक्टिस करती आ रही हैं तो वो हैबिचुअल हो जाएंगी। तो अगर वो हैबिचुअल हो जाएंगी, उन कस्टम्स को जब रिटन डाउन किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो स्टेट्स इसको लॉज जो हैं, इंटरनेशनल लॉज जो हैं वो एक्सेप्ट करना शुरू हो जाएंगे। तो 4 ये एलिमेंट हैं कि कस्टम्स जो हैं वो इंटरनेशनल लॉज जो हैं कैसे बनते हैं। अच्छा, सम व्यूज रिगार्डिंग कस्टमरी लॉ। तो आज हम बस ये 2 पॉइंट करेंगे और नेक्स्ट जो है वीक में हम दूसरे जो है वो जो है वो सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ करेंगे। तो इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन लूंगा अगर कोई चीज समझ में नहीं है। तो सम व्यूज रिगार्डिंग कस्टमरी लॉज, कैन कस्टमरी लॉ बी सिग्निफिकेंट इन प्रेजेंट वर्ल्ड? क्या जो कस्टमरी लॉज हैं जिनसे इंटरनेशनल लॉज बनते हैं, तो वो क्या आज जिस 21st सेंचुरी में हम हैं तो उसके लिए क्या सिग्निफिकेंट या इम्पोर्टेंस रखते हैं? तो नंबर 1 ओपिनियन है, customs can't be significant today as source of international law because it is too clumsy and slow moving to accommodate the evolution of international law। तो पहला ओपिनियन तो ये है, या पहला स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है कि जो कस्टम्स हैं जिनको हम इंटरनेशनल कस्टम्स बोलते हैं वो आज की दुनिया में इम्पोर्टेंट नहीं है टू बिकम द इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि वो बहुत स्लो होते हैं, बहुत सुस्त होते हैं टू मूव करने में टू बिकम द इंटरनेशनल लॉ। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। कस्टम्स पहले यूजेज बने, फिर प्रैक्टिसेस बने, फिर क्रिस्टलाइज होके उनकी एक्सेप्टेंस हो, फिर वो 4 जो एलिमेंट हमने पीछे पढ़े वो मुकम्मल हो, तो उसके बाद जाके इंटरनेशनल लॉज बनते हैं। तो स्लो प्रोसेस होता है। सेकंड ओपिनियन ये है कि कस्टम इज रिलेवेंट इन प्रेजेंट डे also as it is dynamic process of law creation and more important than treaties since it is of universal application। तो जो सेकंड थॉट है वो कह रहे हैं कि आज भी जो इंटरनेशनल कस्टम्स हैं वो इंटरनेशनल लॉ के लिए जो है वो ज़रूरी हैं, क्योंकि स्लो प्रोसेस तो है लेकिन डायनामिक प्रोसेस है और ये लॉज जो है वो क्रिएट करते हैं। तो जो ये भी कह रहे हैं कि मोर इम्पोर्टेंट देन द ट्रीटीज सिंस इट इज ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। जब यूनिवर्सल एप्लीकेशन की बात आती है तो इंटरनेशनल कस्टम्स जो हैं वो इंटरनेशनल ट्रीटीज से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं। तो ये हैं इंटरनेशनल कस्टम्स, और ये इंटरनेशनल कस्टम्स जो हैं अकॉर्डिंग टू ICJ 38 आर्टिकल, these are the डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो आज हमने 2 सोर्सेज पढ़े इंटरनेशनल लॉ के। अब किसी को क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, और अटेंडेंस भी भेज दीजिएगा निम्रा जी स्क्रीनशॉट्स। सर, जी ठीक है। सर, मैं भेज दूँ। किसी के पास कोई सवाल हो या कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। हमारे पास 8 मिनट है इस मीटिंग के लिए। सर ये हमारा सेकंड चैप्टर है ना? जी, सेकंड चैप्टर है, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सॉरी।
है कोई सवाल? अच्छा, लगता है सबको समझ में आ गए हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं मीटिंग एंड करूं। सर समझ गए। ओके, हाँ थैंक सर, यू वेरी मच। क्वेश्चन। हाँ जी, सर किस? जी, सर आप रिकॉर्डिंग कब भेजेंगे? रिकॉर्डिंग आज भेजूंगा, ये वाली जो आज की है मैंने, सर बाकी दो? वो भी भेजूंगा। तो ये तो सवाल नहीं हुआ ना, आप ये ग्रुप में मुझसे पूछ लीजिएगा। इस टॉपिक के हवाले से कोई सवाल है तो वो पूछो। हाँ सर। अच्छा ठीक है, सबको समझ में आ गए। आज हमने 2 सोर्सेज पढ़े इंटरनेशनल लॉज के। सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं हम इंटरनेशनल लॉ का, वो है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो ठीक है, गुड बाय, ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। सर अल्लाह हाफिज। सॉरी इतना जल्दी